नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य के एक ऐसे कवि को समझने की कोशिश करेंगे जिनकी कलम से आप समझिए तूफान भी उठता था और फूल भी खिलते थे। ये कहानी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की और उनकी कविता में बसी दो बिल्कुल अलग अलग सी लगने वाली दुनियाओं की। तो चलिए इसी एक दिलचस्प सवाल से अपनी बात शुरू करते हैं। सोचने वाली बातें है ना कि आसमान में छाने वाला एक मामूली सा बादल भला किसी समाज को जगाने वाली क्रांति की आवाज कैसे बन सकता है। इसी सवाल के जवाब में निराला की सोच की पूरी गहराई छिपी हुई है। तो सबसे पहले मिलते हैं उस कवि से जिनकी कलम में बिजली की कड़क थी और बादलों की गर्जना भी। ये हैं सूर्यकांत त्रिपाठी, जिन्हें हम सब निराला के नाम से जानते हैं, और उनका नाम ही असल में उनकी पहचान है। सबसे अलग, सबसे निराला। उनकी आंखों में देखिए, एक गहरी उदासी भी है और एक तेज चमक भी, दोनों एक साथ। देखिए, निराला का जो विद्रोही स्वभाव था वो सिर्फ कोई किताबी विचार नहीं था, बल्कि उनके जीवन के कड़वे अनुभवों से पैदा हुआ था। उन्होंने अपने परिवार में एक के बाद एक मौतें देखीं, साहित्यिक दुनिया में लोगों का तिरस्कार झेला। मतलब उनकी पूरी जिंदगी ही संघर्ष की एक लंबी कहानी थी। शायद यही वजह है कि उनकी कविता में दबे कुचले और पीड़ित लोगों के लिए इतनी गहरी हमदर्दी मिलती है। और इन सब संघर्षों के बीच उन्हें सहारा मिला रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद के दर्शन में, जिसने उनकी सोच को और भी पक्का कर दिया। तो चलिए अब निराला की दुनिया के पहले हिस्से में चलते हैं, यानी क्रांति के तूफान में। और इसे समझने के लिए उनकी कविता उत्साह से बेहतर भला और क्या हो सकता है। कविता की शुरुआत ही देखिए, एक आदेश है। कोई फुआर या रिमझिम की बात नहीं, सीधी गरजने की पुकार है। ये सिर्फ बारिश का बुलावा नहीं है, ये तो एक सोए हुए समाज को झकझोर कर जगाने का आह्वान है। कविता का माहौल कुछ ऐसा है कि धरती पूरी तरह झुलस चुकी है, लोग गर्मी से बेहाल हैं और सब के सब उम्मीद भरी नजरों से आसमान की तरफ देख रहे हैं। ऐसे में बादल, आप सोचिए, सिर्फ पानी की बूंदें नहीं हैं, वो उम्मीद का, आशा का प्रतीक बन जाते हैं। और यहीं पर निराला की जो प्रतिभा है वो कमाल कर देती है। उनके लिए बादल का सिर्फ एक नहीं बल्कि दो चेहरे हैं। एक तरफ वो तपती धरती पर बरसकर राहत देता है, लोगों की प्यास बुझाता है, तो वहीं दूसरी तरफ उसकी गर्जना और बिजली वो पुराने और जर्जर हो चुके सिस्टम को, विचारों को नष्ट करके एक नई क्रांति का इशारा देती है। निराला के लिए तो बादल और कवि में कोई फर्क है ही नहीं। वो कहते हैं जैसे बादल के सीने में बिजली की चमक यानी विद्युत छवि है, ठीक वैसे ही एक कवि के मन में क्रांति की आग होती है। जैसे बादल अपने अंदर वज्र यानी एक कठोर प्रहार करने की शक्ति छिपाकर गरजता है, वैसे ही कवि अपनी कलम से जोरदार चोट करता है। और दोनों का मकसद सिर्फ एक, नव जीवन लाना, एक नई कविता, एक नई दुनिया बनाना। चलिए अब निराला की दुनिया के दूसरे पहलू की ओर चलते हैं, तूफान से निकलकर अब बहार की तरफ। एक ऐसी सुंदरता जो इतनी ज्यादा है कि कहीं समा ही नहीं पा रही। उनकी कविता अट नहीं रही है, फागुन के महीने की बात करती है, यानी वसंत की। यहाँ गर्जना नहीं है, यहाँ हर तरफ खुशबू है। यहाँ क्रांति का शोर नहीं, यहाँ उल्लास है। ये निराला का वो दूसरा रूप है जो प्रकृति के सौंदर्य में जैसे पूरी तरह खो जाता है। बस ये एक लाइन और इसमें फागुन की सुंदरता का पूरा एहसास सिमट जाता है। वो कहते हैं कि खूबसूरती इतनी ज्यादा है, इतनी नशीली है कि मैं चाहकर भी उससे अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा हूं। वो हर तरफ छाई हुई है। कवि फिर बताते हैं कि ये सुंदरता है कहाँ कहाँ। वो कहते हैं जब वसंत सांस लेता है तो हर घर खुशबू से भर जाता है। मन ऐसा करता है कि मानो पंख लगाकर आसमान में उड़ जाए। पेड़ों पर हरे लाल नए पत्ते ऐसे लद गए हैं जैसे किसी ने गले में फूलों की माला डाल दी हो। ये सुंदरता हर जगह है और इतनी ज्यादा है कि धरती पर समा ही नहीं रही। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये दोनों दुनियाएं, एक तरफ तूफान और क्रांति और दूसरी तरफ बहार और सौंदर्य, एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं? निराला के लिए इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। आइए समझते हैं कि कैसे। एक तरफ वो विनाश करने वाला तूफान है तो दूसरी तरफ सब कुछ नया बनाने वाला वसंत। निराला का मानना था कि कुछ भी नया बनाने के लिए, कुछ सुंदर रचने के लिए पुराने और सड़े गले को नष्ट करना ही पड़ता है। तो बादल का गरजना हो या फागुन का खिलना, दोनों ही नव जीवन के दूत हैं।
निराला का ये जो विद्रोही स्वभाव था वो सिर्फ उनकी कविताओं के विषय तक ही नहीं था, बल्कि उनके लिखने के तरीके में भी साफ झलकता था। उन्होंने मुक्त छंद का इस्तेमाल शुरू किया, मतलब कविता को छंद और तुकबंदी की सदियों पुरानी जंजीरों से आज़ाद कर दिया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी साहित्यिक क्रांति थी। तो आखिर में निराला का मकसद क्या था? उनका सीधा सा मकसद था अपनी कलम को उन लोगों की आवाज़ बनाना जिन्हें समाज ने दबा दिया था। उनका मकसद था शोषण करने वालों को चुनौती देना और साहित्य के जरिए समाज में एक नई चेतना, एक नई सोच जगाना। निराला आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी कविता की गूंज, उनकी आवाज़ आज भी जिंदा है। ये एक पंक्ति शायद निराला के पूरे काम का सार है, उसका निचोड़ है। उनके लिए साहित्य सिर्फ मनोरंजन की चीज नहीं था, बल्कि सामाजिक क्रांति का एक शक्तिशाली हथियार था। एक ऐसा हथियार जो समाज को बदल सकता है, उसे एक नई दिशा दे सकता है। निराला ने अपने समय में एक कलाकार की भूमिका को नए सिरे से परिभाषित किया, और ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि आज के दौर में एक कलाकार की, एक लेखक की, एक कवि की समाज के प्रति आखिर क्या जिम्मेदारी है।